अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ विलाना हाज़िर खिदमत है। गुज़श्ता हफ़्ता पाकिस्तान में सियासी एतबार से यूँ गहमा गहमी का हमरकाब रहा कि साबक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा से रुखसत होने के बाद मरी में कुछ दिन सस्ताने के बाद लाहौर के लिए निकले। उन्होंने अपनी सियासी ताकत के मुजाहरे के लिए एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। इस्लामाबाद से रवानगी के वक्त उनकी पहली गलती यह थी कि उन्होंने इस्लामाबाद, जिसे बाबुओं का शहर कहा जाता है, वहाँ से अपनी रैली का आगाज़ दिन 11 बजे करने का ऐलान किया। इस्लामाबाद में, और वो भी वर्किंग डे में, दिन 11 बजे लोगों का इकट्ठे होना और मियाँ साहब को रुखसत करना मुमकिन ही नहीं था। आपको याद होगा, इमरान खान साहब ने 123 दिन इस्लामाबाद में धरना दिया, लेकिन दिन के वक्त इमरान खान साहब को भी अपने कंटेनर में दबक के बैठना पड़ता था, या फिर वो बनी गाला स्नान वगैरह करने चले जाते थे। शाम को वो आते तो शाम को ही उनका मेला भी सजता। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को अगर 4 रोज़ा अपना लॉन्ग मार्च लाहौर तक लेके जाना था तो उन्हें भी चाहिए था कि वो शाम को ही इस्लामाबाद से अपना सफ़र शुरू करते। शायद कुछ लोग घरों से बाहर निकल आते और उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत करते। ये तो भला हो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर और उनके वज़ीर इत्तलात मुश्ताक मिन्हास और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर-रहमान साहब का कि वो 4 लोग वहाँ से ले आए और मियाँ साहब की कुछ इज़्ज़त रह गई। इस्लामाबाद से निकलने के बाद आप रावलपिंडी पहुँचे। शायद आपको इब्तदाई में मायूसी का सामना करना पड़ा जब रावलपिंडी इस्लामाबाद से बड़ी तादाद में लोग बाहर ना निकले। और रावलपिंडी पंजाब हाउस में क़याम के दौरान अंदर की खबर लाने वाले रिपोर्टर बताते हैं कि आपने वहाँ के नुमाइंदे जो लीड कर रहे थे इस सारे पॉलिटिकल शो ऑफ पावर को, हनीफ अब्बासी साहब को, उन्हें आपने डांटा भी। मियाँ साहब, हनीफ अब्बासी साहब को डांटने की क्या ज़रूरत थी? वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप नारा तो ये लगाने निकले हैं कि वोट के तकद्दस को बहाल करने के लिए आपकी सारी जद्दोजहद है और वोट के तकद्दस को आप मजरू नहीं होने देंगे। मियाँ साहब, आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन में रावलपिंडी के हल्का NA 56 के रहायशियों ने इसी हनीफ अब्बासी साहब को वोट के ज़रिए मुस्तरद कर दिया। ये हनीफ अब्बासी साहब में कुछ खामियां थीं, उनकी शख्सियत में या उनके सियासी किरदार में या उनके सियासी रवैये में, कि लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मियाँ साहब, आपने रावलपिंडी में इलेक्टेड मुस्लिम लीग नून के MNAs और MPAs के होने के बावजूद आपने रावलपिंडी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, रावलपिंडी मेट्रो बस प्रोजेक्ट, जो 54 अरब रुपए का था, वो आपने हनीफ अब्बासी साहब की झोली में डाल दिया। और फिर हनीफ अब्बासी साहब ने वहाँ अपनी तरफ से बहुत कारकर्दगी दिखाई, लेकिन शिकायत अभी तक आ रही हैं। और हनीफ अब्बासी साहब का अगर माजी देखा जाए तो वो जमात इस्लामी से होते हुए अपनी चर्ब ज़बानी के बायस मुस्लिम लीग नून में बहुत जल्द अपनी जगह बना गए, टेलीविज़न टॉक शोज़ की रौनक बने और आपके करीब ठहरे। हनीफ अब्बासी साहब, सुना है कि आपसे पंजाब हाउस रावलपिंडी में डांट खाने के बाद उस दिन से अपने घर में बैठे हुए ये सोचे जा रहे हैं कि इज़ दिस द राइट टाइम टू एग्ज़िट और नॉट। वैसे अंदर की इतला देने वाले बताते हैं कि हनीफ अब्बासी साहब शायद फ़ैसला उस वक्त करेंगे जब उन्हें आइंदा आने वाले चंद दिनों में नैब की तरफ से एक नोटिस मौसूल होगा, जिसमें उनसे पूछा जाएगा कि रावलपिंडी मेट्रो बस प्रोजेक्ट में 350 के करीब घोस्ट मुलाजमीन कैसे और कहाँ आपने रखे और उन्हें इतने अरसे से तनख्वाहें कैसे दी जा रही हैं। देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। रावलपिंडी से आगे निकलते हैं। आप रावलपिंडी से आगे निकले, आपने गुजर खान, मंदरा मोड़ और सुहावा मोड़ पर रुकने की जहमत नहीं की और 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आप सीधे झेलम जा पहुँचे। आप मंदरा रोड पे क्यों नहीं रुके और सुहावा मोड़ पे क्यों नहीं रुके? शायद आप गुजर खान और चकवाल के 7 MNAs और तकरीबन कमोबेश 11 MPAs और 2 सेनेटर्स का सामना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आपको मालूम था कि चकवाल मंदरा रोड और चकवाल सुहावा रोड अरबों रुपए के प्रोजेक्ट थे और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में जाते हुए चाहे
उजलत में ही वो प्रोजेक्ट अप्रूव किए थे, लेकिन उन पे काम रुका हुआ था। और आपने 4 साल तक इस इलाके के MNAs, MPAs और सेनेटर्स की एक नहीं सुनी। इस दौरान वहाँ जो हादसा हुए और जो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, उसकी ज़िम्मेदारी शायद आप महसूस करते हो या नहीं, लेकिन उस इलाके के मुंतखब MNAs, MPAs और वहाँ से आपकी तरफ से चुने गए सेनेटर्स ज़रूर अपने कंधों पर महसूस करते हैं। वो आपसे पूछने वाले थे कि मियाँ साहब, आपको हम इज़्ज़त से रुखसत कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत अब भी आपकी है, मुस्लिम लीग नून की है, वज़ीर आज़म अब भी आपके हैं, अब आप भी चाहें तो उस इलाके में आप मकबूल हो सकते हैं। लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी, आप वहाँ रुके ही नहीं, ना आप सुनना चाहते थे, ना आप उनके मसाइल पहले हल करना चाहते थे, ना आप करना चाहते हैं। आप सीधे जेलम पहुँचे। जेलम में आप 2008 के बाद पहली दफ़ा जा रहे थे। वहाँ राजा अफजल साहब जो पुराने साथी हैं आपके, ये उनका बड़ापन है कि आपने उन्हें इतने अरसे बाद टेलीफ़ोन किया तो उनके आपने टेलीफोन कॉल की लाज रखी। उन्होंने वहाँ लोग इकट्ठे किए। दूसरा किरदार वहाँ मेहदी साहब का था। उन दोनों हजरात ने वहाँ लोग इकट्ठे किए, और उससे बड़ा किरदार शायद इसहाक डार साहब की उस दोस्ती का था जो बरी इमाम के राजगान की उनके साथ है, और उसके पीछे वो कारोबार है जो बरी इमाम के राजगान का इसहाक डार साहब के साहबजादे अली डार साहब के साथ दुबई में है, और वो यकीनन अरबों दिरहम में है। आगे आपने गुजरात में ब्रेक लगाना मुनासिब ना समझी, क्योंकि वो इलाका चौधरीयों का है। वहाँ चौधरी एतजाज़ एहसन, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी कमर जमान कायरा और चौधरी अहमद मुख्तार का राज है। वहाँ आपका रुकना बनता भी नहीं था। बेहतर हुआ कि आप वहाँ नहीं रुके, वरना आपको मायूसी होती। गुजरांवाला पहुँचे। वहाँ आपकी टीम के इंतहाई अहम रुकन खुर्रम दस्तगीर ख़ान साहब ने कमाल का इज्तिमा किया, और वो दाद के मुस्तहिक हैं। आपको हौसला हुआ कि अभी आपके सियासी बयानिए में इतनी जान है कि आप कुछ रोज़ मज़ीद सियासी ज़िंदगी जी सकते हैं। और फिर आप लाहौर पहुँचे। लाहौर में आपने अक्लमंदी ये की कि आपने मीनार पाकिस्तान के बड़े वसी व अरीज़ लान में मेला सजाने की बजाय आपने दाता दरबार का इंतखाब किया। मजहबी हवालों से बेहतर इंतखाब था, लेकिन उससे ज़्यादा शायद आप उस तंगो तारीक सड़क पे इज्तिमा छोटे को भी बड़ा दिखाने में कामयाब हो गए। इसके बावजूद लाहौरियों ने जिस तरह आपका इस्तकबाल किया और आपको वेलकम बैक होम कहा, ये यकीनन लाहौरियों का ही कमाल है। और लाहौरियों को उस हवाले से खराज तहसीन भी पेश किया जाना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह आपसे वालिहाना अकीदत का मुजाहरा किया। यकीनन आने वाले दिनों में अभी NA 120 का इलेक्शन आने वाला है, उसमें भी वो इसी तरह आपके साथ खड़े होंगे, हालांकि हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं लगते। मियाँ साहब, रावलपिंडी से चलने के बाद लाहौर पहुँचने तक जिस जगह आपने जहाँ जहाँ मीडिया से बात की, आपने तकरीर की, आपने अवामी इज्तिमात से खिताबात किए, एक बात जो नज़र आ रही थी वो ये थी कि इंसान से जब भी कुछ सरजद हो जाता है या उस पर जब भी कोई इल्ज़ाम लग जाता है या कुछ साबित हो जाता है, तो एक आपकी शख्सियत है बतौर वज़ीर आज़म, एक बतौर पार्टी हेड के। इसके अलावा आप बहसीयत इंसान भी आप शर्मिंदा थे। किस से? अपने आप से, अपने ख़ानदान से, अपने पार्टी वर्कर से और आवाम से। आप उस जो पर्सनल आपकी शर्मिंदगी थी, आप उससे ही नहीं निकल सके इस सारे दौरानिए के दौरान, और इसलिए आप पूछते रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला गया है, मुझे क्यों निकाला गया है। और फिर आपने सियासी बयानिया जो लिया है वोट के तकद्दस के मजरू होने का, एक लिहाज से ठीक है कि वोट का तकद्दस वाकई मजरू नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या वोट के तकद्दस की आड़ में हम अपने हुक्मरानों को करप्शन की खुली छुट्टी दे सकते हैं? क्या हम उन्हें ये इजाज़त दे सकते हैं कि वो इस्लामाबाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे प्रोविंशियल हेडकोार्टर्स में वज़ीर आला बनकर बैठे रहें, या चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असम्बली बनकर बैठे रहें और वहाँ से लाखों रुपए की माहाना तनख्वाह लेते रहें, और उनकी जेब में दुबई, सऊदी अरब, अमेरिका, कनाडा, यूरोप या बरतानिया का कोई अकामा, ग्रीन कार्ड या रेजिडेंट कार्ड भी हो? हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जिन्हें मैं 12वां खिलाड़ी कहता हूँ, हम 12वें खिलाड़ियों को वोट का हक़ तो आप नहीं दे रहे, लेकिन आप अपनी जेब में वो सारी मराहत रखना चाहते हैं जो हमने
बड़ी मुश्किल से यहाँ हासिल की होती हैं। एनी हाउ, आगे चलते हैं। प्रोग्राम के दौरान आज हमारे साथ मेहमान होंगे अमेरिका के मारूफ सहाफ़ी, दो सहाफ़ी हजरात, आगे चल के मैं आपका तारुफ कराऊंगा और उनसे पूछेंगे कि हालात किस रुख की तरफ जा रहे हैं। अभी हम एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद मज़ीद प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले आपसे ज़िक्र किया था कि अभी आपकी हम मुलाकात कराएंगे वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बहुत करीब से जानने वाले इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी जनाब वसीम अब्बासी साहब से। वसीम अब्बासी साहब द न्यूज़ इस्लामाबाद में उनके इन्वेस्टिगेशन सेल में एक सीनियर रिपोर्टर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। गुज़श्ता एक साल से वो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप पे अमेरिका में हैं और इन दिनों USA टुडे के साथ काम कर रहे हैं। वसीम अब्बासी साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम फयाज साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मोस्ट वेलकम। आपसे पूछना यह था कि आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हलके से भी हैं, उनके वोटर भी हैं। इस्लामाबाद में आपने इतना अरसा जर्नलिज़म भी की और अभी भी स्कॉलरशिप कंप्लीट करने के बाद आप वापस इस्लामाबाद जाएंगे, इंशाल्लाह वहाँ से फिर आप काम करेंगे और हमारे लिए अच्छी अच्छी खबरें लाएंगे। आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कितना जानते हैं और कैसा जानते हैं? जी फयाज साहब, जाहिर है मैं उनके हलके से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे साथ के इलाके से हैं, वो देवर से हैं, मैं पूरबंद से हूँ और काफ़ी जानता हूँ। जाहिर है बचपन से जानता हूँ। मैं उनके वालिद साहब को भी सुना था, उनको भी जानते थे कि वो थे और वो उनकी शहादत हो गई थी OG कैंप में। उसके बाद से फिर ये लीडर बने थे। उस वक्त से जानता हूँ जब ये बिल्कुल अभी नए नए आए थे और हमारे इलाके में लोग कह रहे थे कि शायद इनको सियासत की सूझबूझ भी नहीं है। तो लोगों का एक नारा होता था कि बाजी जीत गया वो वाहिद, हमारे कायद का बेटा शायद। यानी कि इनको जो वोट पहली दफा मिले थे वो सिर्फ इनके वालिद साहब की वजह से मिले थे, इनके अपने जाती क्रेडेंशियल की वजह से नहीं मिले थे। और आपको शायद याद हो कि पहली दफा इनको जो मुस्लिम लीग नून ने टिकट भी नहीं दिया था, इनके मुकाबले में चाचा जफरुल्लाह साहब को टिकट मिला था और ये आजाद खड़े हुए थे, लेकिन लोगों की मोहब्बत का ये आलम था इनके वालिद साहब की वजह से। ये फिर भी जीत गए। तो नून लीग हार गई थी, मतलब मुस्लिम लीग हार गई थी और ये जीत गए थे कि जीतने के बावजूद इन्होंने नून लीग का साथ दिया और नवाज शरीफ के साथ शामिल हो गए। इसके बाद से ये मुसलसल जीतते आ रहे हैं और अच्छी खासी इनकी रेपो है इस लिहाज से कि ये फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, लोग उनकी काफी इज्जत करते हैं इस लिहाज से। लेकिन उसके साथ साथ हल्के के लोग जो है वो ये भी समझते हैं कि ये रवायती सियासतदान नहीं है जो कि आपको थाने से छुड़वा देंगे, जो आपको इस तरह के काम करवा देंगे जो लीगल हो या इलीगल हो, आपकी बारिश करेक्ट करेंगे। इस वजह से काफी रिसेंटमेंट थी। मैं समझता हूँ, मैं अब्बासी हूँ। आप देखें कि वो अब्बासी खानदान के हिसाब से लोग देखते हैं, लोग कहते हैं यार हम इसको वोट तो देते हैं लेकिन ये काम नहीं करते, ये अब्बासी इज्म की बुनियाद पे कभी काम नहीं करते। अच्छा। ज्यादा हमसे ज्यादा बल्कि कोटा के लोगों के काम कर देते हैं, कभी किसी और का काम कर लेंगे। लेकिन ये नहीं देखा गया था कि जब ये PIA में थे तो इन्होंने मसलन नौकरियां नहीं दी थी कि मरी के अब्बासियों को और किसी और को। तो हम अब समझते हैं कि ये क्या एक बात थी कि मैरिज को अफोर्ड करते थे बजाय इसके कि वो अपने इलाके के सारे लोगों को भर्ती करवा दें। ये तो एक साइड हो गई कि बतौर वोटर या आप हल्के के हवाले से उनकी रिप्यूट बता रहे हैं कि वो ऐसे थे। बतौर सहाफ़ी आपने देखा होगा, इनको कवरेज की होगी, या वैसे भी एक सहाफ़ी की एक नज़र होती है, चाहे आपकी बीट हो या ना हो, आपकी एक नज़र होती है और ख़ुसूसन ये आपके हल्के से थे तो आपकी ज़्यादा गहरी इन पर नज़र होगी। तो आप इनके मजाजन आप कैसा देखते हैं? बज़ाहिर अब तक की जो बातें सामने आई हैं कि वो सादा मिजाज हैं, प्रोटोकॉल, अभी तक उन्होंने प्रोटोकॉल की गाड़ियां इस्तेमाल करना नहीं शुरू की, उस तरह अपनी ज़ाती गाड़ी में मूव कर रहे हैं, इस्लामाबाद में उसी घर में रह रहे हैं जिस घर में वो पहले रहते थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रह रहे। तो आप उनके बारे में उस हवाले से बतौर सहाफ़ी आप क्या समझते हैं कि वो कैसे हैं? जी बिल्कुल, बतौर सहाफ़ी मैं समझता हूँ, बिल्कुल जेन्युइनली समझता हूँ कि वो काफी डिफरेंट सियासतदान है और जो हमारी पॉलिटिकल लॉट है और जिसमें आमतौर पर रवायती सियासतदान होता है उससे हटकर हैं। और मैंने ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि इनके तबाद जो हैं, इनके अपोजिशन के लोग हैं, वो कहते हैं। मैं पिछले साल की बात है, शायद गैस का क्राइसिस था तो ये कैपिटल टॉक में बात करने आए हुए थे। इसके साथ असद उमर साहब के जो इस्लामाबाद के PGI के MNA, ठीक है, ये दोनों बात करते रहे। और ये जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने उनसे बात की कि सारे इलाकों में गैस की डिप्रेशन है और गैस नहीं आ रही और आप मिनिस्टर हैं, आप क्यों नहीं कुछ करते? तो इनका कहना था कि मेरे घर में अपने घर में गैस नहीं आ रही है, 7 में जहाँ रह रहा हूँ, आप जाके देख लें। और ये कोई खास एरियाज में ऐसा नहीं है कि लीड सेक्टर्स में है गैस,
एजेंडा पे नहीं है। और इनके साथ बढ़कर के जो असद उमर है वो इनके हक में जवाब दे रहे थे। अच्छा। कह रहे थे नहीं नहीं मैं समझता हूँ कि इनका कसूर नहीं है कि जो कर सकती है गवर्नमेंट कर रही है, उस वक्त LNG भी नहीं आई। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ, मैं बल्कि उनसे भी मैंने कहा कि आप अपोजिशन के होकर आपका साथ दे रहे हैं, आप हमारा साथ दें और बात करें इनके ऊपर, क्राइसिस को हल क्यों नहीं करती है गवर्नमेंट। तो इससे अंदाजा होता था कि मतलब ये नो नॉनसेंस किस्म के सियासतदान थे और लोग समझते हैं, बल्कि इसकी मुखालिफ भी समझते हैं कि ये एक रवायती अंदाज से सियासत नहीं करते, बल्कि जाहिर है कि अफ्रीका से पड़े हुए थे, उसके साथ एक बिजनेसमैन भी रहे और ऑनेस्टी के हवाले से मशहूर है। तो ये आमतौर पर ज्यादातर जो है वो सियासतदानों वाली वो खसलतें शो नहीं करते और ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं दिखाते, बल्कि मैंने कई दफा सुना है कि अपनी जहाज में उस एयर होस्टेस की सीट पे और बैठ के भी चले जाते थे। अच्छा। और कभी प्रोटोकॉल अपनी कंपनी में भी नहीं ज्यादा लिया। तो वजारत में भी बड़ी खुशाइद बात देखी है हमने कि ये प्रोटोकॉल नहीं ले रहे ज्यादा, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी नहीं स्टे किया हुआ इन्होंने। और अभी पिछले दिनों आपको पता है इश्तेहार छपे थे तो यौम आजादी के हवाले से, तो इन्होंने कहा कि मेरी तस्वीर इसमें नहीं शामिल की जाए, इमदाद को रिसीव हो रही है। इन्होंने कहा कि मेरा कारनामा नहीं है, मैं समझता हूँ मैं डिजर्व भी नहीं करता। उसके अलावा मैं समझता हूँ इन्होंने जो स्पीच की थी पार्लियामेंट में पहले, वो भी बहुत इम्प्रेसिव, उसमें हमने खुल के बातें दिल की बातें की कि मैं लेटर चाहता हूँ ऑटोमेटिक कहते हैं कि रिवोक हो सारों के और खत्म हो और सिस्टम खत्म हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है पूरा कि मेरी पार्टी और कैबिनेट साथ देगी। अगर वो साथ दिया तो मैं खत्म कर दूंगा। उसके अलावा टैक्स के वाले तुमने बहुत बड़ी बात की जो कि हमारी जरूरत है। आपको पता है आप भी यहाँ पे रहते हैं कनाडा में, मैं यहाँ US में रहता हूँ, टैक्स के बगैर मुल्क नहीं चलते और हमारे यहाँ टैक्स का कल्चर ही नहीं है। तो इससे इन्होंने काफी अच्छी बात की थी। अल्लाह करे कि ये अपने जो ऐलानात हैं उन पर अमल दरामद करने में कामयाब हो तो ये मुल्क के लिए बड़ी अच्छी बात होना है। ये वसीम साहब, ये तो एक साइड हो गई उनकी शख्सियत की कि वो सादा मिजाज हैं, वो काम से काम रखते हैं, प्रोटोकॉल को अहमियत नहीं देते और डाउन टू अर्थ हैं, राउंड दी क्लॉक काम करने वाले हैं, हार्ड वर्कर हैं, किसी को सियासी उसमें नहीं रखते, वादों में नहीं रखते, सीधी बात करते हैं। ये एक साइड हो गई उनकी शख्सियत की। हमारा मसला एक और भी है पाकिस्तान में, सियासतदानों और हुक्मरानों से हमें हर वक्त, बल्कि गुज़श्ता कुछ अरसे तो ये एक मुसलसल एक शिकायत रही है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में भी LNG का सुना था, नैब में भी केसेस चले, अब भी लोग उन्हें LNG के हवाले से छेड़ते हैं। शेख रशीद साहब ने और दूसरे लोगों ने एक मुस्तकिल एक बनाया हुआ है कि जी ये LNG वाले साहब हैं। तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं बतौर सहाफ़ी? जी फयाज साहब, हाँ मैं अब्बासी भी हूँ, तो मुझे ये भी बहुत डर है। आप और मैं दोनों जो उनकी मुसलसल तारीफ कर रहे हैं, लोग ये समझ रहे होंगे शायद ये सिर्फ हमने तारीफ के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं या तारीफ ही करना चाह रहे हैं, हमारा मकसूद है। लेकिन मैं नहीं समझता कोई इंसान भी परफेक्ट होता है, उनमें जरूर खामियां होंगी। और मैं अपने गाँव में लोगों को देखा है जो इनकी शदीद मुखालफत करते हैं और करते रहे कि यार ये परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दिया जाए मैंने, तो इसलिए खामियां भी इसमें जरूर होंगी, हमें नहीं कहना चाहते। और इसलिए और बिल्कुल ये इस प्रोग्राम का मकसद नहीं है कि इनकी बिल्कुल तारीफ की जाए, लेकिन एक गैर जिम्मेदार होकर के अगर सोचा जाए तो जो इनके इनिशिएटिव थे उसकी तारीफ करनी पड़ती है आपको भी और मुझे। और जो करप्शन की जो बात है, जो जहां तक आपने की है कि नैब के जो इनकी केसेज हैं, मैं नैब पे कवर करता रहा हूं तो मुझे पता है कि जो LNG के वाले केस था वो केस बंद हो चुका है। अच्छा। सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी थी गुज़श्ता दिनों के जो जिस कंपनी को ठेका नहीं मिला था ना जो LNG का, वो ओपनली ट्विटर पे आकर वो फसी अहमद साहब ट्विटर पे कह रहे थे, जो न्यूज़ वीक के हमारे एडिटर भी हैं, वो कह रहे थे कि इन्होंने बिल्कुल मेरिट पे ठेका दिया है। अच्छा। और मैं नहीं समझता, पाकिस्तान में देखें एक रिवाज बहुत है कि आप किसी पे भी करप्शन का सिर्फ इल्जाम लगा दें तो आपकी समझ लेते हैं कि वो करप्ट हो चुका है। जबकि आप देखें पिछले दिनों हमने आशा गुरलाई के मामले में भी देखा कि इस तरह इल्जाम उन्होंने इस तरह 3 तक इल्जाम इमरान खान पे लगाए। उसके बाद से फिर PTI के जो हमारे दोस्त हैं उनको भी ये समझ आई है कि सिर्फ इल्जाम लगाने से आप मुजरिम अगले को नहीं ठहराते, बल्कि कभी कभी हमें ये भी हक है क्वेश्चन करने का कि इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं और इल्जाम में कितनी ऑथेंटिसिटी है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो करप्शन के इल्जाम हैं वो उनमें उनको अभी तक बगैर तफ्तीश के हम कहते हैं कि जी ये इन्वॉल्व है इसमें 2 अरब करप्शन। मैं ये भी नहीं जानता 100% के नहीं इन्होंने करप्शन की होगी, जाहिर है, लेकिन मैं समझता हूँ इसको इन्वेस्टिगेट करके नैब के जरिए और किसी भी इदारे के जरिए अगर साबित हो जाए फिर आप बात कर सकते हैं कि ये करप्शन में इन्वॉल्व है। उससे पहले ये कहना बहुत गलत बात होगी। इसके अलावा इसके इल्जाम लगता है कि PIA में भी इन्होंने खुद करप्शन की थी और PIA को तबाही के नहाने पर लेके गए और एयरफ्लू को अपनी एयरलाइन को इन्होंने नई एयरलाइन वहां से निकाल ली, नई एयरलाइन बनाई थी एयरब्लू। लेकिन हालांकि वो एयरलाइन ये शौकत अजीज साहब के दौर में बनी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और PIA ये इन्होंने 99 में छोड़ दी थी। और अगर इन पे इल्जाम होता, सोचने की बात यह है कि मुशर्रफ जैसे बदतरीन किस्म के इनके मुखालिफ
इन पे इल्जाम साबित नहीं कर सकते कि उस छलनी से गुजर के आए, 2 साल जेल में रहे। तो अगर इन पे इल्जाम होता, जरा सा भी इनको शुबा मिलता, जिस वक्त चेयरमैनशिप से हटाए गए थे, गवर्नमेंट बरतरफ हो गई थी नॉन लीग की, तो उस वक्त इनका साबित हो जाता। ये बातें तो ऐसी हैं कि जो हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में देखते हैं। आप किससे जो मुखालिफ आपका है, आप जो मर्जी इल्जाम लगा दें और आपके सपोर्टर यही कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है, और उसके मुखालिफ जो है वो उसको डिफेंड करते रहेंगे। तो हमें कानून की बददस्ती के जरिए हमें हमें इल्जामात को साबित करके फिर आप किसी को करप्ट कहें तो बिल्कुल जायज बात है, लेकिन इससे पहले अगर किसी को कह रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि ये जायज बात हो। वसीम अब्बासी, यहाँ हमारे एक और मसला है, चलें ये भी करप्शन वाली बात भी आपने वाजे कर दी। एक और मसला है पाकिस्तान में कि जिस बंदे को इम्पॉर्टेंट कोई पोस्ट मिल जाए और मेरे और आप जैसे उन्हें डंडोरची भी मिल जाएं, या वैसे ही हमारी बात से ऐसे लगे कि शायद हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी जगह ज़रूरत से ज़्यादा लेना शुरू हो जाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एक सिस्टर सादिया अब्बासी को तो मैं जानता हूँ, वो सेनेटर रही हैं, और 1999 में जब नवाज़ शरीफ साहब के अगेंस्ट और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा केस मुशर्रफ साहब की तरफ से और उस वक्त की गवर्नमेंट की तरफ से दायर किया गया था, तो उस वक्त बहुत सारे सीनियर वकील इधर उधर हो गए थे। शायद वो फेस नहीं कर पाते थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के प्रेशर को या उस वक्त की हुकूमती प्रेशर को। तो सादिया अब्बासी ने बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट में वो केस लड़ा और बड़ा कहते हैं कि मर्दाना वार केस लड़ा। सादिया अब्बासी साहब के अलावा क्या आप समझते हैं कि इनके ख़ानदान में इनका कोई बेटा या बेटी कल तक फिर हम वही शख्सियत परस्ती का शिकार हो जाएं और फिर एक ख़ानदान हटा के दूसरे को हटा के अब एक और अब्बासिया ख़ानदान हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत हो जाए? क्या इनकी फैमिली में कोई और है ऐसी सूरत के कोई और आ जाए कल तक? नहीं, ये सवाल बीइंग अब्बासी मुझसे बहुत सवाल किया जाता है कि आपकी अब्बासी खिलाफत तो नहीं मुसल्लत होने जा रही, 800 साल पहले खिलाफत रही है तो अब 700 साल और अब्बासिया खानदान में मुसल्लत हो जाए पाकिस्तान से। तो फैक्ट ये है कि इनकी फैमिली का कोई भी बंदा अभी तक तो सामने नहीं आया, तो सादिया अब्बासी के वो भी उस वक्त सामने आई कि जबकि इनकी पार्टी में कोई नून लीग के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं होता था उस जमाने में। तो सारे लोग धड़ाधड़ जमात पर जमात साफ लीग में शामिल होते थे और उस वक्त उन्होंने मुशर्रफ साहब का ना सिर्फ केस लड़ा बल्कि मुझे याद है मैं पार्लियामेंट कवर करता था, तो जॉइंट सेशन से खिताब कर रहे थे मुशर्रफ साहब, तो उस वक्त कोई रुकने असेंबली इतनी जरूरत नहीं कर रहा था स्वाय तहमीना सुल्ताना जाहिर है थी, और ये हैंडफुल लोग थे नून लीग के जो लोग थे वो बेचारे तादाद में भी बहुत थोड़े थे, लेकिन तहमीना सुल्ताना के जहाज का उन्होंने रुख बदल लिया तो वो पेशावर चली गई। सिर्फ ये रह गई असेंबली में, मैंने कहा पूरी स्पीच के दौरान प्रेसिडेंट मुशर्रफ और उस वक्त जो डिक्टेटर मुशर्रफ साहब थे उनकी स्पीच के दौरान ये खड़ी रही हैं और मुसलसल ये एहतजाज करती रही हैं कि जी हम नहीं मानते इनको एज ए प्रेसिडेंट, क्योंकि जाहिर है अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। तो उनका इस जुर्रत का मुजाहरा करना उस वक्त भी ये सबको वाज़ेह हुआ था कि ये लोग जो है वो कम अज कम उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करते। तो उन्होंने अपने क्रेडेंशियल खुद शो किए थे, बहुत लायक वकील थी और ज़हीन खातून थी, स्कॉलरशिप पे गई थी और उन्होंने इंग्लैंड में भी अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, तो मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। अभी तो शायद वो नून लीग से वाबस्ता भी नहीं है, लेकिन उसके अलावा इनके बेटे वगैरह किसी को ये तैयार नहीं कर रहे और मेरा नहीं ख्याल कि इनकी फैमिली जो है वो खजाना अब्बासिया को या किस्म की डायनेस्टी को मुसल्लत करना चाह रही होगी, बल्कि ये कि ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर समझते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अगर ये कामयाब हो जाते हैं और नून लीग को ये समझ आ जाती है कि शरीफ खानदान के अलावा भी किसी को भी करें, अगली दफा इसको ना करें किसी और को अपनी पार्टी के किसी अच्छे बंदे को आगे ले आए, तो ये एक इंस्टीट्यूशन बनना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी आ जाएगी और ये हमारा कल्चर आएगा कि हमारा सिर्फ मरूसी सियासत नहीं है बल्कि ये है कि उसूलों के बेस पे सियासत है और पार्टी के बेस पे और एक मेरिट बेस पे एक सियासत को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उसूल पसंद शख्स हैं, हार्ड वर्कर हैं, मेहनती हैं, कोई इनके ख़ानदान से मज़ीद कोई सियासत में आगे बज़ाहिर अब तक कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई आए, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं, इनके हक़ में जा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में अगर कोई जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि मैं नज़रियाती हो गया हूँ, अगर ये नज़रियात की कोई लहर चल ही पड़ी है हमारे मुल्क में और हर बंदा ही नज़रियात की पासदारी के लिए जो है कमर बस्ता है, तो किसी नौयत पे किसी मौके पे ऐसा हो सकता है कि ये अपने पार्टी उसूल की खातर अपने पार्टी कायद के सामने भी खड़े हो जाएं, या ये मुस्तकिल तौर पर आमीन सुम आमीन किस्म के फॉलोअर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के? देखिए, आमतौर पे तो पहली बात ये कि बहुत वफादार है नवाज शरीफ साहब की, ये बात में कोई शक नहीं है कि अभी आप इससे बहुत तनकीद भी हुई है कि पार्लियामेंट में पहली स्पीच में भी नवाज शरीफ साहब को अपना वज़ीर आज़म कहते रहे और उसके अलावा भी कैबिनेट की अप्रूवल भी उनसे ली है, गए भी हैं।
तो वफात तो उस दिन उस है दिन ये बात। उस दिन सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, उस दिन उन्हें नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करना और उनका ममनून और मशकूर अपने आप को जाहिर करना और उसका इजहार करना उस दिन तो उनका बनता था। उसके बाद की डे टू डे परफॉर्मेंस के हिसाब से आप क्या समझते हैं कि किसी मौके पे ऐसा हो सकता है कि वो अपने उसूल की खातिर पार्टी कायद के सामने भी खड़े हो जाएं? बिल्कुल खड़े होते हैं, और ये उन्होंने इससे पहले भी कई दफा शो किया है। यही बात वो एक उनको डिफरेंट स्थान बनाती है कि वो उसूल की खातिर बिल्कुल खड़े हो सकते हैं अपने लीडर के सामने। और आप देख रहे हैं कि उनकी गवर्नेंस का स्टाइल भी डिफरेंट है नवाज शरीफ साहब से। आपने अपनी रिसेंटली उनकी उनकी गवर्नमेंट के दौरान आपने देखा है कि खासदार साहब को वो इतनी अहमियत नहीं दे रहे, हालांकि वो नवाज शरीफ साहब फैमिली से हैं। बिल्कुल अगर वो बिल्कुल ही उसी तरह की गवर्नेंस चाहते तो फिर वो साथ खुद अहमियत देते, उसको एक्नेक से हटाया है, उसको इस्लामिक कोऑर्डिनेशन कमेटी से हटाया है। और देखा गया है कि वो उनका गवर्नेंस का स्टाइल डिफरेंट किस्म का हुआ है, और वो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब से हट के किस्म के एक अलग तरीके की अपनी गवर्नेंस चला रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा उसूल खुलकर आया पाकिस्तान में और ऐसी बात आई कि जिसमें खुलकर उन्होंने कोई गलत बात की नवाज शरीफ साहब ने, तो ये बिल्कुल इनमें अंदर पोटेंशियल है। ये तो वक्त ही बताएगा कि असल जी में क्या बिल्कुल करते हैं। जाहिर है इंसान अपनी गारंटी भी नहीं दे सकता, लेकिन इनमें पोटेंशियल है कि ये स्टैंड ले सकते हैं उसूल की खातिर। ये उस तरह के टिपिकल किस्म के दरबारी किस्म के पॉलिटिशियन नहीं थे कि नवाज शरीफ साहब की हर हाँ में हाँ मिलाते जाए। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे फिर भी बात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। जी हाँ नाजरीन, ये थे पाकिस्तानी सहाफ़ी वसीम अब्बासी साहब जो इन दिनों वाशिंगटन डीसी में USA टुडे के साथ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आपने सुना कि वो उन्हें बहुत करीब से जानते हैं, उनके हलके से हैं, और उनका भी यही कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी तमाम तर सिफ़ात के बावजूद आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसी सूरत आई कि जहाँ उन्हें लगा कि उनके पार्टी कायद, जो बज़ाहिर अब मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट तो नहीं रहे लेकिन कायद तो उनके हैं, कि अगर उनके पार्टी कायद और मुल्क व कौम की खातर, उसूल की खातर उन्हें खड़ा होना पड़ा, तो उनकी चॉइस अल्टीमेटली पाकिस्तान होगा, ये कौम होगी। अभी आपने देखा कि उन्होंने इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC जो इंतहाई अहम होती है, उसकी सदारत पहली दफ़ा इसहाक डार साहब के हाथ से निकली है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपने पास रखी है। तमाम अहम फ़ैसले वजारत ख़जाना के हिसाब से हवाले से और तमाम सूबों के फाइनेंस मालियाती राब्ते के हवाले से ECC की इंतहाई अहमियत होती है। और इसहाक डार साहब इस हवाले से उनके करीब वाले बताते हैं कि उन्हें इसमें थोड़ी सी परेशानी हुई है कि ये मेरे हाथ से इतना अहम ओहदा कैसे चला गया है। शायद खाकान अब्बासी साहब शायद काम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इसहाक डार साहब से कुछ बोझ बांट लिया है, ले लिया है। उन्हें इस पर माइंड नहीं करना चाहिए। प्लानिंग कमीशन के सरबराह उन्होंने पहली दफ़ा सरताज अजीज़ साहब को लगा दिया। सरताज अजीज़ साहब गुज़श्ता 4 साल से वजारत ख़ारजा में बैठे हुए थे और वहाँ उनकी नोक झोंक तारक फ़ातमी साहब से चल रही थी। सरताज अजीज़ साहब ने सारी ज़िंदगी वजारत ख़जाना में गुजारी और प्लानिंग कमीशन के इजलासों को में बैठे हुए गुजारी। प्लानिंग कमीशन का काम ज़्यादा बेहतर सरताज अजीज़ साहब ही जानते हैं। ये भी उनका एक अच्छा फ़ैसला था। इसके अलावा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जब केसेस रेफरेंसेस नैब के पास जाएंगे तो फिर वो नैब को किस तरह डील करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किस तरह हैंडल करते हैं और दीगर मामलात में वो किस तरह आगे बढ़ते हैं। अभी एक वक्फे पे चलते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपसे बात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि वक्फे में जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी मुलाकात अमेरिका में मुकीम एक ऐसे सहाफ़ी से कराएंगे हम। मेरे ज़ाती ख़्याल के मुताबिक मैं समझता हूँ कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों में से इनसे ज़्यादा बाखबर सहाफ़ी और कोई नहीं है। गुज़श्ता 35 साल से अमेरिका में मुकीम हैं और अमेरिका के 13 शहरों में से उनका हफ्तरोज़ा पाकिस्तान पोस्ट शाया कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे ख़्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शरीफ चेयरपर्सन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इनसे ज़्यादा करीब और कोई नहीं जानता, इसलिए कि सबसे ज़्यादा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इंटरव्यू आफाक फ़ारूकी साहब ने ही किए हैं। आसिफ ज़रदारी साहब को भी बहुत करीब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफाक साहब। आफाक अल्हम्दुलिल्लाह। आफाक साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं नज़रियाती हो गया हूँ। आप क्या समझते हैं कि वो वाकई नज़रियाती हो गए हैं या ये सिर्फ कोई सियासी हरबा है?
देखिए वो इतने नजरियाती हो गए हैं तो उनका नजरिया ये है कि मैं नहीं तो मेरा भाई नहीं तो मेरी बीवी। ये भी एक नजरिया है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग नजरिया है जी। हमारी ट्राइबल सोसाइटी में। हमारी डेमोक्रेसी भी अभी इसी नजरिए पे बिलीव करती है। वो इतने ही नजरियाती हैं अभी मेरे ख्याल में। तो ये सियासी उनका एक नारा ही है। हाँ देखिए, अमल से होता है ना, चीजें अमल से नजर आती है। जो डे टू डे की वर्किंग होती है, जो हम कहते हैं वो अलग होता है, जो हम करते हैं वो अलग होता है। लेकिन उनका ये जो बयानिया है, जो वो मुसलसल ये पूछे जा रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला गया और वोट के तकद्दस को जो है मजरूह किया गया है, तो ये इसमें किस हद तक वज़न है उनका कि वाकई वोट के तकद्दस को मजरूह किया गया है, या कोई ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए ये कह रहे हैं। वजन का तो अंदाजा इससे लगाते कि वो पार्लियामेंट को अपने जूते की नोक पे रखते थे। साल में एक बार भी बहुत शदीद मुतालबे पे जाए। ये ऐसा ही है कि जमहूरियत में पार्लियामेंट की वही हैसियत है जो एक पद में खास होती है। अगर आप डेमोक्रेसी पे इतने ही स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप जो है अपनी पार्लियामेंट से दूर रहे। तालिबानी जमहूरियतों में गौर करें, जी। आपको बर्तानिया में, कनाडा में कोई डेट की जो पार्लियामेंट की वर्किंग है या की जो हेयरिंग्स है उसमें आपने कोई प्राइम मिनिस्टर को लिस्ट देखा है? तो हमारी ये वाहिद जमहूरियत है कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर एक बार आता है हलिफ लेने के लिए, वोट लेता है और कहता है कि इसका पार्लियामेंट का काम खत्म हो गया, ठीक। अब उसको जरूरत नहीं यहाँ आने की। तो हमारे यहाँ कहने में बनने में बड़ा फर्क है। हम लोगों को ये शर्म भी नहीं आती कि बिलाशुबा आवाम का हादसा बहुत कमजोर होता है, क्योंकि उनके जिंदगी के दाखिल मसाइल इतने ज्यादा है कि वो पॉलिटिशियंस के लिए मैं पूरी दुनिया के एक जैसे होते हैं कि वो 2 साल पुरानी बातें या 6 महीने या 4 महीने बात याद है। तो सबको पता है कि वो जब बोले हैं तब उन पर वक्त पड़ गया है। से मैंने को भी इंटरव्यू किया, मैंने उनका 2 बार के साथ किया है। और आप बने हैं लॉन्ग मार्च जो उन्होंने नजरिया तहरीक के लिए किया था, उससे शायद 3 में सबसे काफी उम्र में किया था। वो जब अपोजिशन में होते हैं तो उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। वो जबरीत में दीवाने नजर आते हैं, और जब वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हकीकत लार उसके हाथ में होता है, तो उनका बिहेवियर, उनका लहजा, उनकी रूटीन, उनका वर्किंग सब कुछ अलग हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा इंडिया है, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। लोगों को पता है, हमारे खिते का मसला ये है कि हम अकीदत के बारे में लोग हैं। हम तो घोड़े शाह को भी सलाम करते हैं और गधे शाह को भी करते हैं। कभी हम बेनजीर को चूमना शुरू हो जाते हैं, कभी नजरदारी को चूमना, कभी नवाज शरीफ को। हमारे हजारों सैकड़ों तो एरिया में पीर है, हर इलाके के 4 पीर अलग है। ये पीर लोग हैं। मैं तो इन्हें पीरों की तरफ देखता हूँ कि आवाम को कुछ मिले ना मिले तो इनके सामने नाच रहे होते हैं। अच्छा किया आपने पीरों की बात छेड़ दी आफाक भाई, अच्छा किया आपने पीरों की बात छेड़ दी। एक पीर साहब आपके पास न्यूयॉर्क में भी क़याम पजीर हैं, आसिफ अली जरदारी साहब। आपने शायद उनके बहुत ज़्यादा आपकी मुलाकातें रही हैं, आपने इंटरव्यू किए हैं। अभी वो लाहौर पहुँचे हैं और उनका कहना यह है कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से हाथ नहीं मिलाऊंगा या नहीं मिलाना चाहता। क्या आप समझते हैं कि वो मिसाक जमहूरियत से इनहराफ के ज़ख़म अभी तक चाट रहे हैं जो मियाँ साहब ने उन्हें दिए थे, या वो वाकई हाथ नहीं मिलाएंगे? मैं जरदारी साहब का इसका जवाब देने से पहले 1-2 छोटे-छोटे वाकयात कोट करना चाहता हूँ जी। तो जरदारी साहब को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक। जरदारी साहब को मैं जानता हूँ पाकिस्तान के रिनाउंड और मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट शाहीन साहबाई के थ्रू। ठीक। शाहीन साहबाई लाइक माई टीचर, लाइक माई एल्डर ब्रदर एंड गुड फ्रेंड। तो आसिफ जरदारी और शाहीन साहबाई की बहुत क्लोज फ्रेंडशिप रही है। ठीक है। मगर शाहीन साहबाई एक बहुत ही प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भी है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यस, यू आर राइट। मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ जी। उन पर बहुत से इल्जाम भी लगाए जाते हैं जो यकीनन मुकम्मल गलत है। ठीक। मुझे इतना पता है कि एक दफा मुझे आसिफ जरदारी का इंटरव्यू करना था, मैंने उनको फोन किया शाहीन साहबाई को कि सर मुझे उनकी जरूरत है और वो दुबई में है, अगर आप इंटरव्यू करवा दें। जी। तो उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस लाइन पे बुलाया। ठीक।
मैंने दुबई टेलीफोन मिलाया तो पता चला कि आसिफ जरदारी एक हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए हैं अच्छा। और उनके चेकअप हो रहे हैं। हाय लोग के बाद शाही समय ने कहा उनसे कि यार आफाक आपका इंटरव्यू करना चाह रहा था, तो उसने मुझे कहा, तो ने कहा भाई आफाक तू तेरे को जो पूछना है पूछ ले, तू बंदा ऐसा लेकर आ गया, मैं तुझे मना नहीं कर सकता, मगर इस वक्त मेरे हर तरफ जो है ना मशीनें लगी हुई है। अच्छा। मगर इस हालत में भी उन्होंने इंटरव्यू दिया। अच्छा। मगर उसी शाहीन सबाई ने बीबी के मरने के दूसरे दिन न्यूज में कॉलम लिखा कि मैं पिछले 3 सालों से हर दूसरे चौथे रोज मिलता हूँ आसिफ जरदारी से, उनकी सारी गुफ्तगू कारोबार के गिर्द घूमती है। अच्छा। वो कारोबार की बातें करते हैं, सियासत पर कम बातें करते हैं। ये पहली कशीदगी थी। अच्छा। अब मैं अपने साथ गुजरा हुआ एक पूरा वाकया सुनाता हूँ। 1 मिनट में कोशिश करूंगा कि ज्यादा टाइम ना लूं, मगर लोगों के बहुत इंटरेस्ट का है जी। शाहीन सबाई के अपने साहबजादे के बेटे की शादी की बात है। ठीक। वहां पर एक टेबल पर आसिफ अली जरदारी, डॉन के रिप्रेजेंटेटिव अनवर इकबाल, न्यूयॉर्क के डॉन के रिप्रेजेंटेटिव मसूद हैदर, डॉक्टर मजूर एजाज जो आज के भी कॉलम लिखा रहे हैं जी, पुराने आदमी आप जानते हैं जी बिल्कुल, हम सब बैठे हुए थे। शुगल मेला चल रहा था साथ साथ। जी। तो एक मौके पर मैंने फराज का वाकया उनको सुनाया कि फराज ये कुछ लोग यहाँ पैसे खा गए शिकागो में, तो वो मुझसे कह रहे थे कि निकलवा दो। तो मैंने उसमें हंस के कहा कि अल्लाह का शुक्र है पहले हमारा शायद टीवी में मरता था, अब वो लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी देता है। ठीक। तो उसमें जरदारी साहब ने तड़प के कहा कि बाबा हम तो कहते हैं लोगों को इधर खड़े हो या उधर खड़े हो, अपनी कीमत लगाए। अच्छा। तो मैंने उसको कहा कि ऐसा हर आदमी अपनी कीमत नहीं लगाता, वो बिकाऊ नहीं होता है। मैंने कहा जरदारी साहब का एक स्टाइल है खास, हर अपने से बड़े को भी छोटे को भी, क्योंकि स्टेटस बड़ा है ना जी। तो वह सबको बच्चा कहते हैं। बच्चा, अरे बच्चा तुझे नहीं पता। जी। मेरा साहब बाल है, मुझसे कहते हैं बच्चा तुझे कुछ नहीं पता और तू अपने बच्चों को भूखा मारेगा। अच्छा। बराबर की मैं बिल्कुल बराबर की टेबल पे मेरे बच्चे और मेरी वाइफ बैठे थे। एकदम जब खाने का हुआ ऐलान, अनाउंसमेंट हुई कि खाना शुरू हो गया है, तो मेरे बेगम बच्चों के पास जाके जरदारी साहब कहते हैं मेरी वाइफ से, इस पागल को समझाओ ये तुम्हें भूखा मार देगा। ठीक। ये है जरदारी साहब। अब जरदारी साहब लाहौर गए और बहुत स्ट्रॉन्ग लहजे में बेटे से कहलवाया कि हम गुफ्तगू को भी तैयार नहीं है नवाज शरीफ से। ठीक। सहाफियों ने पूछा कि आपके बेटे ने आपके बराबर में बैठ के ये कहा है तो सच कहा है? उन्होंने कहा कि जो उसने कह दिया वो मैंने कह दिया। ठीक। असल में जब आप बार्गेनिंग चिप पर होते हैं और आपके पास रीजंस भी हो और टाइमिंग भी हो, तो आप बार्गेन करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें खड़े हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो जरदारी साहब इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, वो बड़ी बार्गेनिंग करेंगे। ये मुमकिन नहीं है जरदारी जैसा आदमी नेगोशिएशन से इनकार करते। जो मेरी तलाश में वो ये है कि वो नेगोशिएशन ये करना चाहते हैं कि प्रेसिडेंसी हमें दो, अच्छा, और प्राइम मिनिस्ट्री तुम रखो फ्यूचर की। अच्छा। तब बात तो सकती है वरना नहीं। तो इस बुनियाद के ऊपर वो लाहौर उतरे हैं, मतलब लाहौर उतरने की कोई जरूरत नहीं समझ में आ रही थी। ठीक ठीक ठीक। और ये इंफॉर्मेशन भी है, ये तजजिया भी। आप क्या समझते हैं कि जरदारी साहब 62-63 वाला भी कोई मामला हो रहा है, या डायरेक्ट कोई ये प्रेसिडेंटशिप और प्राइम मिनिस्टरशिप वाला ही सौदेबाजी हो रही है? नहीं, देखिए 62-63 के में पहले हेल्प आउट करेंगे ना। अच्छा। प्राइम मिनिस्ट्री तो उनके पास वैसे ही है। क्या जो सिचुएशन नजर आती है कि नवाज शरीफ खानदान आउट नहीं हो जाता पॉलिटिक्स में, नाहल नहीं हो जाता, पंजाब का वोट बैंक तो उनके साथ है ना अभी तक जी। क्योंकि इमरान खान जो रोजाना जमले मारते हैं उसका बैंक वोट कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। बिल्कुल ठीक। तो वो स्टुपिडी दिखाते हैं, हम लोग जो देख रहे हैं तो दुख भी होता है कि हर पाकिस्तान का हर चोर डाकू अपने यहाँ जबकते उसका इम्पैक्ट दिया ना, तो उससे तो नवाज शरीफ को फायदा हो रहा है ना। अगर वो बेल आउट हो जाते हैं सिस्टम से, कोर्टों से, इलेक्शन कमीशन से, तो प्राइम मिनिस्टरशिप तो फिर उनकी पट्टी है 2023 में। तो बार्गेनिंग जो है वो तो यही है 62, 63 और 83 ऐप जो है उसी पर होगी बेस। उसके बदले में वो प्रेसिडेंसी लेना चाहते
आप क्या समझते हैं कि बेल आउट हो जाएंगे नवाज शरीफ साहब एहतसाब के रेफरेंसेस से और ये अकामों से और इन सब मामलों से बेल आउट हो जाएंगे? देखिए, हमारा और आपका आज का अलमिया ये है कि हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इतना बाइस्ड है कि आप उसका सच्चाई मालूम ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। कि क्या फेक फोर्जरी के पेपर निकले? ठीक। एक चैनल कहता है निकले और एक कहता नहीं निकले जी। 4 वकील कहते हैं नवाज शरीफ की तरफ जो है वो कहते हैं झूठे हैं। 4 वकील जो पीटीआई पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अल्लामा तारुल काजी को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। तो सच इस इंतशार में गुम होकर रह गया है। ठीक। अगर पेपर मौजूद है, फोर्जरी हुई है, बाकी सब चीजों को छोड़ दे, सुप्रीम कोर्ट खुद भी ट्रायल कर सकती है फिर उस सिचुएशन में, उसी वक्त सजा दे सकती है। मगर देखना यह है कि क्या वाकई सिस्टम क्लीन होने जा रहा है, लेकिन आई डोंट बिलीव इट। हमारी 70 साल तारीख हमें ये बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, कोई एहतसाब नहीं होगा। ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम खत्म हो गया है। मिसाल के तौर पर आप नवाज शरीफ को भगा दे, अभी हुकूमत खत्म कर दे, कौन लोग लाएंगे? तो 5-7 दूध में धुले हुए लोग हैं आप क्या? या जो लोग चलवाना चाहते हैं सिस्टम को वो पाक साफ है? मैं नहीं समझता ये डिलूजन है और कुछ भी नहीं है। मैं उसमें कोई बेहतरी नहीं देख रहा, मैं इंतशार को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। मेरा बिलीव ये है कि जमहूरियतें जहां जहां आई है पहले वो इतनी ही करप्ट नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस की पावर दुरुस्त होते चले जाए, अगर जो हमारे मुख्तसर ताकतें कहलाती हैं, तबके कहलाते हैं, हल्के कहलाते हैं, अगर वो वाकई इस मुल्क से बहुत कंसर्न है और बहुत मुहिब वतन है और आवाम से बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, तो वो लोगों को किसी उपरांत को भगाने के बजाय उन पर दबाव डाले कि हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूट जो है वो मेरिट पर काम शुरू करे, वो एक्टिव हो, वो लोगों की डीलिंग में फेयर हो। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वैसे सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं करते, मैं नहीं करता हूँ, जहाँ मैं भी नहीं करता हूँ वहाँ आप नहीं करते। इनकी क्रेडेंशियल्स को बेहतर करें। जमहूरियतों में इदारे होते हैं, करप्शन तो अमेरिका में भी है, कनाडा में भी, आपको ही पता है। मगर क्या आपको ये यकीन है कि कोई फंस जाएगा सिस्टम के तहत तो वो फिर बाहर भी निकल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा जी। जो फंस गया वो फंस गया, बिल्कुल फॉरएवर। इंसानों देखिए, रियासती निजाम से लेकर बगायत तक की जो तारीख है वो इंसानी वहशतों, उसके अंदर छुपी हुई जुर्म की सरिश्त को दूर करने के लिए आया है, तो वो तो रहेगी। और मिसाल के तौर पर दुनिया में सबसे ज्यादा कानून ट्रैफिक का कनाडा और अमेरिका में फॉलो किया जाता है, मगर सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स की जो हादसा है वो यहाँ किए जाते हैं, क्योंकि क्रिमिनल माइंडेड तो हर जगह मौजूद है ना। बिल्कुल ठीक। तो सिस्टम को आपने दुरुस्त करना होता है। नवाज शरीफ, आफाक फारूकी, सयाद मौलाना बेहतर नहीं करते हैं। जापान में आप देखें 1980 से लेकर अब तक 8-9 प्राइम मिनिस्टर जो है बरतरफ हो चुके हैं करप्शन में। सिस्टम को तो ब्रेक नहीं लगा ना। बिल्कुल ठीक। सिस्टम को ब्रेक नहीं लगना चाहिए, इदारे खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। अमेरिका हो, मगर आप डेमोक्रेसी बरतानिया हो, भारत में भी इदारे काफी हद तक दुरुस्त हो गए। जमहूरियत उनकी भी कोई पॉलिसी नहीं है, इतनी करप्शन है जितनी हमारे यहाँ। बड़ा इदारों का एतमाद बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ इदारों का एतमाद कम हो रहा है। असल प्रॉब्लम यह है, आप नवाज शरीफ को भगाएंगे, आपने निकाल दिया, आप सबको कमजोर किया। आपको पता है मैं नवाज शरीफ का वोटर नहीं हूँ और कभी भी नहीं था और कभी नहीं रहूंगा, मगर हमें मैंडेट का एहतराम करना सीखना चाहिए। मैं और आप डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर नहीं है, मगर एतराज करते हैं कि जनाब पब्लिक लेकर आइए, उनके वोट पाया, लोगों के शऊर को चैलेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर अदालत के पास प्रूफ मौजूद है तो रुत फैसला कर, अगर हुआ है तो मैं अदालत के साथ हूँ, मगर मुझे अदालत पर एतबार नहीं है तो उसने ये फैसला अपने तौर पर किया है। अगर अपने तौर पर किया है तो ये एक हिस्ट्री है, इसका मतलब है हम बेटी की तरफ जा रहे हैं। ये है सारी हिस्ट्री। आफाक साहब, मायूसी पाकिस्तानी कौम के लिए कोई बेहतरी की भी खबर है? क्योंकि जो नज़र आप रखते हैं बहुत है। ये जो अवेयरनेस है जो मैं
आम आदमी करता है। तारीकी सख्त होने से पहले आप नोट करें कि हल्का मलजगा जिसे कहते हैं हम, और डॉन कहते हैं, सुबह 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 तो नमूदार होती है, लाइट भी होती है और अंधेरा भी होता है। तो हम उस जगह आग पर माशाल्लाह से आके खड़े हो गए। जो शऊर है ना, अगर ये फरोख्त आ रहा है तो सारी खराबियां दूर कर देते हैं। हमने सारी अखलाकी और माशी खराबियां मौजूद है कि अब ईच एवरी वन सिंगल पर्सन टू बिलोंग टू पाकिस्तानी सोसाइटी। मगर एक अवेयरनेस हमने ये आई है कि ये गलत है, और ये अवेयरनेस जो है इस बात का प्रूफ है कि हम दुरुस्ती की तरफ, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आफाक साहब। जी हाँ नाजरीन, ये थे आफाक फारूकी साहब, और उनका कहना भी यही था कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। दोबारा मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी हाँ नाजरीन, अभी हमारी बात हो रही थी अमेरिका में मुकीम मुमताज़ सहाफ़ी आफाक फ़ारूकी साहब से। इस सारी गुफ्तगू के बाद मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अब तक अपनी सियासी बयानात और तकरीरें जो उनकी मजबूरी थी उन्होंने करनी थी, और वो सियासी एतबार से उन्होंने ठीक की होंगी। उन्होंने दो काम ऐसे किए, एक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कौमी असम्बली से भारी अक्सरियत से मुंतखब कराया, और दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सदारत सरदार याकूब नासर साहब के हवाले की। इन दोनों मामलात में उन्होंने तासुर ये दिया कि ये कायम मकाम है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, अगर आप कायम मकाम का तासुर देते रहे तो उससे दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक ये कि आपको अपने साथियों की सलाहियतों पर एतमाद नहीं, या दूसरा ये कि आप अपने और अपने ख़ानदान के अलावा किसी को सदारत या वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा देखना ही नहीं चाहते। दोनों सूरतों में आप कोई पॉलिटिकली अचीव नहीं कर रहे। शायद आपको नज़रियाती होने का, जब आप दावा करते हैं कि मैं नज़रियाती हो गया हूँ, आपको शायद नज़रियाती होने के लिए इस तरफ भी तवज्जो देनी होगी कि आपकी पार्टी में आपके और आपके ख़ानदान के अलावा भी लोग मौजूद हैं, और वो भी कैपेबल हैं ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, आपसे एक और बात करनी है। आपने इमरान ख़ान की कंटेनर सियासत पे कुछ अर्सा पहले तनकीद की थी। थोड़ी सी एहतियात किया करें, वक्त बदलते देर नहीं लगती। दुनिया ने देखा कि आप भी कंटेनर पे बैठे इस्लामाबाद से लाहौर गए, और 4 दिन का तवील सफ़र आपने उसी कंटेनर में तय किया। आपने एक दफ़ा बल्कि कई दफ़ा आपने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की कमर दर्द को भी तनकीद का निशाना बनाया, और शायद 21 अगस्त से शुरू होने वाले हफ्ते के बाद जो आपकी सियासी ज़िंदगी का सख्त तरीन हफ्ता साबित होने वाला है, और आपकी सख्ती के दिन 21 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, उस वक्त शायद आपको भी यही कमर दर्द रेस्क्यू करने के लिए आ गया है, और आपको इसी कमर दर्द का सहारा लेना होगा। क्योंकि दुनिया भर के डॉक्टरों का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि अगर तमाम रिपोर्ट्स और टेस्ट मुस्बत आएँ, इसके बावजूद कोई पेशेंट कहे कि मुझे कमर में दर्द है, तो डॉक्टर इससे इनकार नहीं कर सकते, और इसे साबित करना भी बहुत मुश्किल होता है। आप परवेज़ मुशर्रफ साहब के कमर दर्द का मजाक उड़ाते उड़ाते शायद आने वाले दिनों में आपको भी इसी कमर दर्द के सहारे पतली गली से निकलना होगा। बहरहाल, आपने इस्लामाबाद से लाहौर 4 दिन के तवील सफ़र के दौरान ये तो साबित कर दिया कि आपकी कमर मजबूत है, लेकिन सियासी तौर पर आप कमज़ोरी दिखा रहे हैं। हमारी दुआ है कि आपकी कमर सियासी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो, और बहुत मजबूत हो। हम यकीनन आपके खैर ख्वाह हैं। आइंदा हफ्ते प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।